Hello everyone, how are you guys? Today we are going to start a new chapter. Chapter name is Receivable Management and it is chapter number 19 of your book. Let's start the video. First of all, who have not subscribed the channel, please go and subscribe the channel and press the bell icon. Let's start the video. First we will study about introduction, okay? Trade credit arises. Trade credit arises when a firm sells its product or services on credit and does not receive cash immediately. इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेड क्रेडिट होता है वो अराइज करता है जब फर्म प्रोडक्ट को सेल करती है या सर्विसेज को देती है क्रेडिट बेस पर, ओके, और कैश उसको इमीडिएटली नहीं मिलता, मतलब फ्यूचर में मिलता है। जैसे आप दुकान पे जाते हो और आपका रिकॉर्ड लिख लेता है आप पर, आप पैसे नहीं दे के आते, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बंदे आपके पास जाएंगे कि भाई ये उधार में भी सामान दे देता, अभी आपके पास पैसे नहीं तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो ना, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, सेल इंक्रीज हो गई उसकी और उसको फ्यूचर में पैसा दोगे आप, तभी के तभी पैसा नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट देखे से है इसमें, आ फर्म ग्रांट्स ट्रेड क्रेडिट टू प्रोटेक्ट इट्स सेल। जो फर्म है वो ग्रांट्स करती है कि भाई क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट कि व्यापार को उधार में कर ले अपने सेल्स को बचाने के लिए। फ्रॉम द कंपिटिटर्स, ठीक है, मतलब कि अपने कंपिटिटर से ज़्यादा सेल करने के लिए वो क्या करता है, क्रेडिट पे सामान देता है और अट्रैक्ट करता है पोटेंशियल कस्टमर्स को कि भाई आओ और मेरा सामान खरीदो, मतलब प्रोडक्ट खरीदो एक फेवरेबल टर्म्स पर, ठीक है। द कस्टमर फ्रॉम होम रिसीवेबल और बुक डेब्ट्स हैव टू बी कलेक्टेड इन द फ्यूचर आर कॉल्ड ट्रेड डेटर्स और सिंपली एज अ डेटर। देखो इसमें क्या बताया गया, जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे आने वाले हैं उसको बुक डेट्स हैव टू बी कलेक्टेड, जो बुक डेट्स या रिसीवेबल कहते हैं वो फ्यूचर में आने वाले, फ्यूचर में कलेक्ट करेंगे हम उनसे, तो क्या होंगे, हमारे ट्रेड डेटर्स होंगे या डेटर्स कहलाएंगे। रिप्रेजेंट द फर्म्स क्लेम एसेट्स, तो वो क्या करते हैं, फर्म के क्लेम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ट्रेड क्रेडिट है ये ही अकाउंट रिसीवेबल या और ट्रेड डेटर्स होते हैं। तो ये था हमारा एक टॉपिक रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नोट से करेंगे और एक बार ये और देख लो आप। इट इज़ एन असेंशियल मार्केटिंग टूल फॉर एक्सपेंडिंग सेल्स। कौन सा अकाउंट रिसीवेबल क्या माना जाता है, एक असेंशियल टूल माना जाता है सेल्स को एक्सपेंड करने के लिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी तीन टाइप की होती हैं, तीन वेरिएबल हैं इसके। फर्स्ट है क्रेडिट स्टैंडर्ड, किस टाइप के कंज्यूमर को हम क्रेडिट पर सामान दें, ठीक है, सामान या सामान सेल करें, ठीक है। क्रेडिट स्टैंडर्ड मतलब जो व्यक्ति का स्टैंडर्ड है वो देख के हम उसको माल देते हैं अपना, मतलब कि प्रोडक्ट्स बेचते हैं कि वो फ्यूचर में हमारे पैसे दे देगा या नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट टर्म, कितने टाइम तक या कितने दिनों तक क्रेडिट पर सामान देंगे कि उसको बोल के आएंगे ना कि भाई हम सारा का सारा जितना भी सामान लेके जाएंगे 1 महीने बाद आपके पैसे देंगे, तो क्रेडिट टर्म होती है, ओके। नेक्स्ट है कलेक्शन एफर्ट्स। कलेक्शन एफर्ट में कितने ड्यूरेशन में डेटर्स से पैसा कलेक्ट हो रहा है, जल्दी पैसा आया तो क्या होगा, उतना कम इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो ये थे हमारे तीन चीज़, कौन कौन सी, क्रेडिट स्टैंडर्ड व्यक्ति के बिहेवियर को देख के सामान दिया जाता है, क्रेडिट टर्म कितने समय तक हम उसको क्रेडिट पर देते हैं, कितने समय के बाद वो हमारा पैसा लौटाएगा, क्या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं हमें अपने पैसे को कलेक्ट करने के लिए। अब है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी होती क्या है, ये रेफर करती है डिसीजन ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ये मतलब कि जो कि मैक्सिमम अमाउंट जो हमने पैसा दिया हुआ है क्रेडिट पर तो उसका डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, ये पॉलिसी बनाई जाती है। दैट विल बी अलाउड टू अ कस्टमर, मतलब कि कितना पैसे का सामान हम उधार दे सकते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को, तो ये क्रेडिट पॉलिसी के अंदर आता है। In simple words, amount of risk a firm is willing to undertake in its sale activity is called credit policy। इसमें बताया गया है जो अमाउंट ऑफ रिस्क
आ फर्म इज़ विलिंग मतलब कितने अमाउंट तक का वो रिस्क उठा सकती है अपनी सेल्स एक्टिविटीज़ पर, ये क्या आएगी, क्रेडिट पॉलिसी के अंदर आएंगे। अब क्रेडिट पॉलिसी दो टाइप की होती है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी एंड रिजिड क्रेडिट पॉलिसी। फर्स्ट लिबरल में आएगा फ्रीली क्रेडिट पॉलिसी, मतलब कि फ्री है जो क्रेडिट की पॉलिसी, कोई उस पर लिमिटेड चीज़ें, मतलब कि आप जितना चाहो उतना सामान खरीद सकते हो। लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज़ अलाउड, मतलब कि जितना उस पर डिसाइड किया गया होगा। रिजिड का मतलब होता है कि मतलब कि जो डिसाइड कर दिया वही होगा, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट, जितना जो अमाउंट डिसाइड किया गया उतने का आप सामान ले सकते हो। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। जो क्रेडिट पॉलिसी है वो इंक्रीज़ करती है सेल को, प्रॉफिट होएगा आपको, और जो हमारे लिक्विडिटी मतलब कि जो हमारे पास आएगा उसको हम जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, और मीट करती है कंपटीशन को, ठीक है। अगर जो कंपटीशन वाले लोग हैं, जो हमारे दूसरे सेलर हैं, तो क्या करेंगे कि भाई हम क्रेडिट पे नहीं देते, तो लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आप कंपटीशन में ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। अब है क्रेडिट स्टैंडर्ड। क्रेडिट स्टैंडर्ड होता क्या है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस टू डिसाइड क्रेडिट पॉलिसी। बेस माना जाता है क्रेडिट पॉलिसी को डिसाइड करने का। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, कितने अमाउंट तक आप सामान को दे सकते हो। क्रेडिट पॉलिसी शुड बी डिजाइड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द कस्टमर। ये डिसाइड की जाती है कस्टमर के स्टैंडर्ड को देखकर, कस्टमर के बिहेवियर को देखकर। इट शुड बी वेल बैलेंस्ड, ये बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कैपेसिटी टू पे, मतलब कितना जो पर्सन है वो पे कर सकता है, ये देखा जाता है। करैक्टर देखा जाता है कस्टमर का, और कितना कैपिटल इन्वेस्टेड बाय कस्टमर, मतलब कि इसने कहाँ पर कितना क्या इन्वेस्ट किया है या कितने पैसे हैं इसके पास। नेक्स्ट है क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड में क्या देखा जाएगा, द टाइम ऑफ पीरियड अलाउड टू कस्टमर टू पे फॉर देयर परचेज एज इज़ नोन एज क्रेडिट। इसमें क्या बताया गया है, जो टाइम पीरियड है अलाउ किया गया है कस्टमर को कि आपने सामान खरीद लिया और इतने टाइम के बाद आपने रिटर्न करने हैं, मतलब पैसे देने हैं। इट इज़ डायरेक्टली अफेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। अगर लॉन्गर द क्रेडिट पीरियड, अगर मतलब कि ज़्यादा दिनों के बाद देंगे, क्यों फिर क्या होगा, उन पर ब्याज ज़्यादा लगेगा, तो हम इन्वेस्टमेंट अच्छे बड़ी चीज़ों में कर पाएंगे। लॉन्ग क्रेडिट पीरियड इंक्रीजेज द चांस ऑफ बैड डेब्ट्स। अगर वो बहुत दिनों के बाद देते हैं तो वो क्या, हमारे पैसे डूबने की भी संभावना रहती है। अब देखा जाता है इसमें नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब क्या प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो भी देखा जाता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कितने फंड्स हैं हमारे पास, और कंपटीटर का प्राइस क्या है। तो ये इस सब को देख के क्रेडिट पीरियड डिसाइड किया जाता है। अब है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में है द क्रेडिटर ग्रांट्स कैश डिस्काउंट। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्काउंट भी चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट दो। इफ़ ही मेक्स पेमेंट इन और बिफोर क्रेडिट, अगर वो जो पहले या बाद में पेमेंट करता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डिस्काउंट देना है। कैश डिस्काउंट इज बेनिफिशियल होता है डेटर्स के लिए भी और क्रेडिटर्स के लिए भी। नेक्स्ट है कलेक्शन एफर्ट्स। कलेक्शन एफर्ट्स में बताया गया द कलेक्शन पॉलिसी शुड बी स्पीडी। जो कलेक्शन पॉलिसी है मतलब कि वो स्पीडी होनी चाहिए, जो हमारे ड्यू है उनको कलेक्ट कर पाए, जो हमारा बकाया राशि है वो हम जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर पाए, नहीं तो हमारा पैसा डूब जाएगा। इफ़ द क्या लिख रखा है, इफ़ द स्पीड इज़, हाँ अगर इफ़ द स्पीड इज़ स्लो एडिशनल फाइनेंस विल बी नीडेड टू सस्टेन द प्रोडक्शन एंड सेल्स। इसमें बताया गया अगर स्पीड स्लो है तो क्या होगा, एडिशनल फाइनेंस है ना, जो हमारे पास पैसा नहीं आया है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन और सेल्स को रोक देगा। द फर्म में टेक एफर्ट्स लाइक सेंडिंग अ रिमाइंडर ऑन फोन टू रिकवर पेमेंट। तो फर्म क्या करती है, एफर्ट्स लगाती है कि अपने पैसे को लेने के लिए, या मैसेज भेजती है, उनको याद दिलाती है फ़ोन करके कि हमारा पैसा दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है, BR बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को कंपनी थर्ड पार्टी को दे देती है फंड्स रेज करने के लिए, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को दे दिए कि भाई हमें फंड्स रेज करने वाली होती है फैक्टरिंग, ठीक है। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या है, बिजनेस एंटिटी सेल्स इट्स बिल रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट इन ऑर्डर टू रेज फंड्स। बिजनेस एंटिटी क्या करती है, अपने बिल रिसीवेबल को थर्ड पार्टी को दे देती है, क्यों डिस्काउंट पर देती है, क्योंकि उन्हें फंड राइज करने हैं, ठीक है। एंड नोट आ सेल, एक सेल नहीं करती है, कैसे देती है, इट इज़ अ सेल ऑफ इनवॉइस। ये सेल होती है इनवॉइस की, ठीक है, ना कि बिल रिसीवेबल की।
फर्स्ट देखो यहाँ पे कैसी प्रोसेस रहती है उनकी। फाइनेंशियर देता है सेलर को, ठीक है, और सेलर सेंड गुड्स और रेज इनवॉइस, ठीक है, इनको गुड्स देता है तो इससे क्या होगा, इनवॉइस रेज होगा, तो फिर ये पे फैक्टर इनको देगा ना, ठीक है, फैक्टर इनको देगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। नेक्स्ट है इट इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस। एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कि डिज़ाइन की गई थी हेल्प करने के लिए कंपनीज को जो मैनेज कर पाएंगे अपने रिसीवेबल्स को इन बेटर वे में, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कि डिज़ाइन की गई थी हेल्प करने के लिए कंपनीज की, ताकि वो अपने रिसीवेबल को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। देखो फैक्टर क्या है इसमें, जो ये दे रखा था ना यहाँ पे फैक्टर, इसमें ये है थर्ड पार्टी। क्लाइंट कौन है, क्लाइंट है फर्स्ट पार्टी जो इनवॉइस को सेल करती है, और कस्टमर मतलब डेटर्स। ओके, अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। रिड्यूस करते हैं ये ऑपरेटिंग साइकिल को, और क्रेडिट रिस्क इज़ ट्रांसफ़र टू द सेलर टू द फैक्टर। इसमें बताया गया क्रेडिट रिस्क पहले तो ट्रांसफ़र किया जाता है सेलर को और फिर फैक्टर को। फैक्टर कौन है, हमारे थर्ड पार्टी। ओके, और इजी मैनेजमेंट हो जाती है क्योंकि सारा काम कौन देखेगा, सेलर देखेगा, और फिर उसका काम कौन देखेगा, बायर, जिसने खरीदना में थर्ड पार्टी देखेगी। ओके, अब है स्क्रूनिटी, मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़नी है हमने इसकी। ई लिक्विड एसेट्स ऑफ लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट, ठीक है, जो ई लिक्विड एसेट्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकते कैश में, उनको कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड एसेट्स में। ओके, अब देखते हैं It is a process of converting debts or illiquid assets into the securities which are traded to raise money। इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें बताया गया है कि ये प्रोसेस है कन्वर्ट करने की इलिक्विड एसेट्स को सिक्योरिटीज़ में, जो कि ट्रेड की जाती हैं, विच आर ट्रेडेड टू रेज मनी, ठीक है, मनी को राइज करने के लिए। सिक्योरिटीज इज अ प्रोसेस बाय विच द फ्यूचर कैश इनफ्लो ऑफ एन एंटिटी आर कन्वर्टेड एंड सेड एज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट थ्रू सर्टिफिकेट कैरिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द होल्डर। इसमें बताया गया है जो सिक्योरिटीज़ है वो एक प्रोसेस होती है जो कि फ्यूचर बाय विच फ्यूचर कैश इनफ्लो, जो फ्यूचर में जो पैसा आएगा, ठीक है, एंटिटी वो कन्वर्ट किया जाता है और सोल्ड किया जाता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में थ्रू सर्टिफिकेट के थ्रू। कैरिंग ऑफ फिक्स्ड रेट होती है उसकी ऑफ द रिटर्न टू होल्डर्स, ठीक है, फिक्स रेट होगी जब वो रिटर्न किया जाएगा होल्डर्स को। अब है एडवांटेजेस, लोअर फंडिंग कॉस्ट, कम कॉस्ट आएगी, प्रोवाइड लिक्विडिटी, लिक्विड कैपिटल आएगी, और हेल्पफुल होगा रेजिंग फंड्स में, और ग्रेट प्रॉफिट होगा हमें, रिस्क मैनेजमेंट होगा, ओवरकमिंग प्रॉफिट अनसर्टेनिटी, जो हमारा इसमें क्या था कि फ्यूचर में पैसा आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रॉफिट अनसर्टेनिटी, मतलब प्रॉफिट का हम पता नहीं कि आए भी या नहीं आए, ठीक है, ओवरकम मतलब ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आएगा तो रेट भी लगेगा उस पर फिक्स, तो ज़्यादा आने की संभावना होती है। रिस्क मैनेजमेंट होता है, प्रॉफिट आएगा, ग्रेट प्रॉफिट होगा हमें, क्योंकि बाद में पैसा आएगा तो इंटरेस्ट लगेगा उस पर। हेल्प करता है राइज करने में फंड्स को, और लिक्विड कैपिटल आएगी, और प्रोवाइड लिक्विडिटी, लोअर फंडिंग कॉस्ट, जो हमारी फंडिंग कॉस्ट है वो भी कम आएगी। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम, जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब समझ नहीं आता है, बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं। डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना हु ओन्स मनी एंड टू हुम दे ओन टू इट। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है मतलब किसके पास जो पैसे हैं, जो कौन है इनका ओनर, मतलब जो भी एसेट्स है कौन है इनका ओनर और किसको दिए गए हैं वो, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोज, मतलब कोई किसी को बता नहीं सकता क्या है, किसको दिया गया, किसको नहीं, कोई कुछ मालूम नहीं होता इसमें, और बहुत एक्सपेंसिव भी है। ये था हमारा सिक्योरिटी वाला टॉपिक, मेरिट डिमेरिट और मीनिंग हमने देख लिया इसमें। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इज अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड फॉर लिमिटेड पर्टिकुलर टास्क। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल एक लीगल एंटिटी मानी जाती है जो कि क्रिएट की गई थी लिमिटेड और पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टेक्निकली इट इज़ अ कंपनी, एक कंपनी होती है, मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ अ कंपनी एक्ट लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। जो भी कंपनीज एक्ट में रूल्स दिए गए वो सारे के सारे इस कंपनी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। जो SPV है ये भी एक कंपनी है, देखो कैसे
जैसे कि मान लो ABC कंपनी है, ये ओनर मतलब कि ओनर है, स्पॉन्सरिंग कंपनी है, इसने सेटअप कर ली एक और कंपनी SPV, मतलब कि ये X कंपनी है और ये Y कंपनी। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। दोनों के बीच में डिफरेंस होना इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और Y शुड नॉट गेट इफेक्टेड बाय, मतलब Y को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे X में अप्स आओ या डाउन आओ, मतलब कुछ भी हो, घाटा हो या फ़ायदा हो, तो Y को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दस Y विल सब्जेक्टेड टू अ फेवर रिस्क, तो क्या होगा, तो Y को मतलब कम रिस्क उठाना पड़ेगा। तो SPV बनाई जाती है कुछ स्पेशल काम के लिए, ठीक है, कुछ अलग काम के लिए बनाई जाती है, और इसको कुछ मतलब नहीं होता इस जिस कंपनी ने ये बनाई है, ठीक है। ये अपना वर्क करेगी और ये अपना वर्क करेगी। ये थी SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो हमारा चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो देखकर, और आपको अगर और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।